जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। काली मंदिर का प्रांगण सुनसान था। वहां पर आचार्य वाचस्पति बड़ी ही उद्विग्नता से चहलकदमी कर रहे थे। मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही गंगा नदी बहती थी। यहीं पर एक घाट था जिसे गांव के जमींदार ने ही बनवाया था। मंदिर प्रांगण से जल लाने और अन्य कार्य के लिए से बनवाया गया था। घाट से थोड़ी दूरी पर ही मुख्य घाट था जहां पर बहुत सारी छोटी बड़ी नावें इस वक्त खड़ी हुई थी। नाविक नाव में नहीं थे, वे सभी रात्रि के समय नशा भांग करने के लिए विभिन्न दुकानों में चले जाते थे। समय आज से करीब 250 साल पहले नवाब सिराजुद्दौला की निशंस हत्या हो चुकी थी। अंग्रेजों का राज था। इस क्षेत्र के जमींदार ने अंग्रेजों की जी हुजूरी करके अपना राज बचाए रखा था। जमींदार साहब का बाकी क्रियाकलाप और स्वभाव जैसा भी हो, मगर वो बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसलिए गांव में विभिन्न तरह के मंदिरों का निर्माण कराया था। अचानक उनके मन में मां काली की प्रतिस्थापना करने की इच्छा जागी। इसे वो अपने प्रसाद के पास ही बनवाना चाहते थे, परंतु उनके मुख्य पुरोहित वाचस्पति ने उनसे ऐसा करने से मना किया। वाचस्पति वेद पुराणों ज्योतिष शास्त्र इत्यादि के प्रकांड ज्ञाता थे। तंत्र मंत्र पर भी उनका प्रबल प्रभाव था और इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा था कि मां काली जमींदार के प्रसाद में प्रतिस्थापित नहीं होना चाहती है। अगर उन्होंने जबरदस्ती उन्हें प्रतिस्थापित करने की कोशिश की तो मां काली का प्रकोप उनके परिवार और गांव पर पड़ेगा। वाचस्पति के कहने पर ही नदी के किनारे इस मंदिर की स्थापना की गई थी। स्थापना के पश्चात पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर वाचस्पति खुद भी रहने लगे। वाचस्पति का संसार से मन उठ चुका था। पत्नी के देहांत के पश्चात अब वो वैराग्य की ओर जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने मां की सेवा में अपनी बचे हुए जीवन लगा देने का प्रण लिया। पुत्र वाचस्पति के स्वभाव से कुछ अलग ही था। पूर्णतः संसारी। जमींदार के खजांचियों में हिसाब किताब रखने के लिए वो नौकरी करता था। वाचस्पति ज्ञानी जितने भी हों, मगर उनका क्रोध बहुत ही भयानक था और इस क्रोध से जमींदार भी डरते थे। इसीलिए जब वाचस्पति ने मंदिर स्थापना की बात कही तो उन्होंने चुपचाप मान लिया। मगर हां, वाचस्पति से विनय पूर्वक उन्होंने एक काम अवश्य करवा लिया और वो था गांव के छात्रों को वेद, पूजा पाठ इत्यादि की प्रक्रियाओं में प्रवीण बनाकर बहुत से ब्राह्मण तैयार करना, ताकि आसपास के गांव में कभी ब्राह्मणों की कमी न हो। इस बात को मानते हुए वाचस्पति ने मंदिर प्रांगण से कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया था, जहां पर छात्र रहकर पढ़ाई करते थे। और इन्हीं छात्रों में एक छात्र था राखाल, बेहद प्रवीण, बहुत जल्दी सब कुछ सीखने वाला। मगर ऊपर से राखाल जैसा था, अंदर से उसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। वो तंत्र मंत्र जैसी घृणित क्रियाओं में लगा हुआ था। यही नहीं, पिछले कुछ समय से गांव की बहुत सी कंवारी लड़कियां गायब हुई। सब आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गायब होने के बाद लड़कियों की लाशें शमशानों के आसपास निर्वस्त्र हालत में पाई जाती थी। सब चौंक पड़े थे कि कौन नर पिशाच
गांव में प्रविष्ट हो चुका है, मगर जब इस बात का पता चला तो स्वयं वाचस्पति भी अंदर तक कांप गए थे कि उनका परम प्रिय शिष्य, जिसके बारे में उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे कि वेद पुराण में प्रकांड विद्वान बनकर वो हिंदू धर्म की पताका फिर से फैलाएगा, मलेच्छों और ईसाइयों द्वारा हिंदू धर्म का जो पतन किया जा रहा है उसे रोकेगा, मगर वो तो स्वयं नराधम राक्षस बन चुका था। गांव के ही कुछ वृद्धजनों ने उसे शमशान के पास देखा था, गांव से गायब हुई एक लड़की के साथ। परंतु सबसे घृणित बात यह थी कि पहले वो उन लड़कियों का निशंस भाव से हत्या करता था और फिर उनके लाश के साथ संभोग करता था, और ऐसे ही एक संभोग क्रिया करते हुए से लोगों ने देखा था। लोग इतने प्रतिष्ठित और विश्वस्त थे कि किसी भी हद से उनकी बातों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता था। राखाल के प्रति घृणित हो उठा था वाचस्पति का मन। क्रोध से भरकर वो बोले थे, जमींदार, अभी अपने सबसे अच्छे लठैतों को भेजो और उस नराधम को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं स्वयं अपने हाथों से उस कमीने को सजा दूंगा। उस पापी का इस धरती पर रहना किसी भी तरह से निरापद नहीं है। इस वक्त वो मंदिर प्रांगण में चहलकदमी करते हुए उस घड़ी का ही इंतजार कर रहे थे जब वो उस कमीने को अपने हाथों से सजा देंगे। कुछ ही देर में राखाल को रस्सियों से बांधे हुए जमींदार के लठैत वहां उपस्थित हुए। जमींदार स्वयं उनके साथ आए थे। राखाल को देखते ही वाचस्पति की नजरों में घृणा फैल गई। राखाल का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, सर भी फट चुका था, वहां से भी खून बह रहा था। उसकी इस स्थिति को देखकर वाचस्पति के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। नराधम, नरपिशाच, तेरी काम इच्छा इतनी बढ़ चुकी है कि तू पिशाच बन गया है, मगर मैं तेरे इस पिशाचत्व को पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। अभी इसके गले में बड़ा सा पत्थर बांधो और फेंक दो मां गंगा में, ताकि इस पानी में डूबकर मर जाए ये नराधम। राखाल कुछ भी न बोला। उसकी आंखों में बस नफरत और हिकारत थी, जैसे कहना चाह रहा हो, मैंने जो किया सब सही था, तुम सब गलत हो। नदी के पास ले जाकर उसके गले में एक बड़ा सा पत्थर बांधा गया और इससे पहले कि उसे नदी में फेंका जाता, अचानक राखाल की आंखें चमक उठी, जैसे जैसे सुषुप्त कोई इच्छा पूरी होने वाली हो। अगले ही पल उसे नदी में फेंक दिया गया। धीरे धीरे उसका शरीर नदी में डूबकर हमेशा हमेशा के लिए अंत पा गया। हॉस्पिटल के इस कमरे में रेखा परेशान सी बैठी हुई थी। आज उसकी स्पेशल ड्यूटी लगी थी। गांव के इस बड़े से अस्पताल में उसका ट्रांसफर हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। बेहद परेशान थी वो। शहर में काम करते हुए यहां का माहौल बिल्कुल अलग ही लगता था। स्टाफ कम था, अतः अधिकतर ड्यूटी अकेली ही करनी पड़ती थी। शहर की बात अलग थी। 2-3 लोग साथ होते, आपस में बातचीत करते, नाइट ड्यूटी कब बीत जाती पता ही नहीं चलता। यहां तो सामने पड़ा ये मुर्दा है या फिर बाहर बैठे वो तो पुलिस कांस्टेबल हैं, मोटे मोटे तोंदू, और इस वक्त पबजी खेलते हुए। स्पेशल ड्यूटी का मतलब इस हॉस्पिटल में किसी खास पेशेंट की ड्यूटी से होता था जो जेल से आया हो, क्योंकि यहीं पर शहर की सबसे बड़ी जेल थी, जहां से अक्सर कैदियों को यहां लाया जाता था। आज भी इस कैदी को लाया गया था। जेल में किसी कारण से हुई मारपीट से बेहद बुरी तरह से घायल था। हालांकि चेक करने लायक कोई विशेष बात नहीं थी, सब कुछ शाम से जैसा था वैसा ही था, मगर फिर भी रेखा ने पल्स वगैरह सब कुछ चेक किया। लड़की की स्थिति ठीक नहीं है। सिर पर लगी चोट ने ब्रेन में क्लॉट्स जमा दिए हैं, ब्रेन में स्वेलिंग भी है। बेचारा कोमा में पड़ा हुआ है।
आज रात अगर जी गया तो कल सवेरे शहर के बड़े हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मगर कंडीशन ठीक नहीं है। रात 8 बजे के बाद से यूरिन में भी ब्लड आ रहा है, क्या पता सवेरे तक जिएगा कि नहीं। अचानक चार्ट लिखने के बाद रेखा की नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। हो, कितना कितना भोला भाला सा चेहरा है। कौन इसे देखकर कहेगा कि ये खूंखार कातिल है, जिसने जिसने कई लड़कियों का निशंस रेप करके उनका हत्या कर दी है। हत्या करने में जैसे इसे मजा आता था। पहले लड़कियों की निशंस भाव से हत्या करता था और फिर उनकी लाश के साथ शिट। मगर रेखा का मन किसी भी तरह से मानने को तैयार न था। हो सकता है बेचारा किसी षड्यंत्र का शिकार हो और उसे फंसाया गया हो। यही सोचते सोचते वो अपने टेबल के पास आ गई। अचानक व्हाट्सएप मैसेज की ट्यून बज उठी। उठाकर देखा तो रवीश था, डॉक्टर रवीश, रेखा के पति। रेखा ने जब नर्सिंग की ट्रेनिंग खत्म करके पहला हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, उन दिनों डॉक्टर रवीश वहीं पर जूनियर डॉक्टर के तौर पर थे। बस फिर क्या, धीरे धीरे बातचीत और फिर अफेयर, लव और शादी। रवीश बहुत प्यार करते थे रेखा को। घर में अकेले तो रहना ही नहीं चाहते थे। रेखा की अगर नाइट ड्यूटी लग जाए और उनकी डे ड्यूटी रहे फिर तो क्या कहने। रात भर रेखा को मैसेज कर करके परेशान करते थे, मगर रवीश के मैसेज रेखा को बहुत अच्छे लगते थे। लगता था जैसे ऐसे ही पति की तो उसे तलाश थी, जो नटखट हो, बेइंतहा प्यार करे और उसके आंचल से एक पल को दूर न रहे। मगर आज रवीश का मैसेज रेखा को इरिटेट कर रहा था। 2, 3, 4 मैसेज आ चुके, मगर उसने एक का भी रिप्लाई न दिया। ओफ, हद होती है बचपनी की। उधर रवीश मैसेज का रिप्लाई न पाकर चौंक पड़ा। तुरंत ही कॉल लगाया, मगर 3-4 मिस कॉल के बाद भी आज कॉल रिसीव न हुआ। अंत में रेखा ने कॉल रिसीव किया और थोड़ी बहुत बात करके फोन काट दिया, क्योंकि आज उसका मन रवीश की तरफ नहीं, बल्कि बेड पर बेहोश पड़े उस लड़के की तरफ था। बार बार उसका मासूम चेहरा पता नहीं क्यों उसे आकर्षित कर रहा था। अपने चेयर पर बैठ गई रेखा। थोड़ी देर एकटक उस लड़के की तरफ देखती रही। फिर अचानक कुछ सोचकर बाहर बैठे पुलिस वालों की तरफ देखा। एक ऊँग रहा था और दूसरा अब भी पबजी खेल रहा था। नहीं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अचानक वो फिर से उस लड़के की तरफ देखने लगी और तभी चौंक पड़ी थी वो। उसे ऐसा लगा जैसे लड़के के चेहरे पे लगा ऑक्सीजन मास्क हट चुका है। उसने आंखें खोल दी और उसे इशारों से बुला रहा है। गजब की खिंचाव था उस इशारे में। रेखा खुद को न रोक सकी, धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ चली और तभी उस लड़के ने अपनी बाहें फैलाकर रेखा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हाँ, कैसा अनोखा एहसास था रेखा के लिए। वो जैसे उसके होठों को चूस कर उसका यौवन रस चूस लेना चाहता था।
रेखा भी खुशी के साथ उसका साथ दे रही थी। रवीश के साथ कई बार उसने इस तरह की डीप किसिंग की है, मगर कभी ऐसा आनंद, ऐसा उल्लास उसके पास नहीं था। रेखा मगन होती चली गई। डॉक्टर रवीश शहर के जाने माने सर्जन थे। शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में वो काम करते थे, मगर काम में मगन डॉक्टर रवीश की जिंदगी का एक और पहलू था। वो थी उनकी पत्नी रेखा, जिसे वो बेइंतहा प्यार करते थे। काम में बिजी रहने के अलावा बाकी समय वो रेखा से एक पल को भी अलग नहीं होना चाहते थे। जब भी रेखा की नाइट ड्यूटी पड़ती और उनकी डे ड्यूटी पड़ती, फिर तो वो रात रवीश के लिए कयामत की रात होती। पूरी रात जागकर वो रेखा को मैसेजेस करते। रेखा भी उनकी इस हरकत को बेहद पसंद करती थी, मगर उस रात न जाने क्या हुआ। कई बार मैसेज करने के बाद भी रेखा ने जब जवाब नहीं दिया, तब उन्होंने कॉल किया था उसे। 2, 3, 4 मिस कॉल के बाद कॉल रिसीव हुआ, मगर बहुत थोड़ी सी बात करके रेखा ने फोन काट दिया। चौंक पड़े थे डॉक्टर रवीश। ये क्या, आज रेखा को क्या हो गया है? एक बार फिर से उन्होंने कॉल लगाया, मगर अब की बार फोन स्विच ऑफ था। आत्मग्लानि से भर उठे डॉक्टर रवीश। ऐसा तिरस्कार? तो क्या उनके बीच का वो प्यार घट रहा है? कल तक डॉक्टर रवीश का रात भर मैसेज करना रेखा को पसंद था, वो उसे इरिटेट कर रहा है। नहीं, अब कभी भी इस तरह से कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। आखिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के भी कुछ होती है। फोन स्विच ऑफ करके सो गए थे डॉक्टर रवीश। मगर सुबह 4 बजे के करीब आए कॉल ने उनके सारे अभिमान, सारे गुस्से को ठंडा कर दिया। रेखा के हॉस्पिटल से कॉल आया था। रात में अचानक नाइट ड्यूटी के दौरान रेखा बेहोश हो गई थी। कितनी देर बेहोश थी पता नहीं। आज स्पेशल ड्यूटी थी उसकी, जेल के एक कैदी की आईसीयू में देखभाल करने की। अचानक हॉस्पिटल के गार्ड ने उसे आईसीयू में बेहोश पाया। बाहर बैठे पुलिस वाले खर्राटे मार रहे थे। उसी ने हॉस्पिटल अथॉरिटी को खबर दी और फिर रवीश को फोन आया। तुरंत ही कार लेकर निकल पड़े थे शहर से बाहर, गांव में बसे उस हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि रेखा अचानक बेहोश हो गई थी, मगर क्यों, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल की ड्यूटी में रहे डॉक्टर ने बताया कि रेखा का बीपी, पल्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, मगर अचानक वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर रवीश बोले, मगर बेहोश होने का कारण क्या था? क्या वर्कलोड था? जी नहीं, आज तो हॉस्पिटल के एक कैदी की ड्यूटी में थी वो। हाँ, ये जरूर है कि कैदी थोड़ा खतरनाक था, मगर क्या कहीं उस कैदी ने ही तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से रेखा डर गई हो? नहीं साहब, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कोमा में था। मगर अब कहां है वो कैदी? हाँ, रात में अचानक उसकी मौत हो गई थी। ओ, तो कहीं उसकी मौत से तो रेखा नहीं डर गई? यही तो नहीं पता। रेखा उस कैदी की मौत से पहले बेहोश हुई थी या बाद में? हॉस्पिटल की घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर रवीश के ड्यूटी खत्म होने के आवर करीब थे, मगर हर दिन का ये पल उन्हें अब बेहद भयभीत करने लगा है। घर जाना उनके लिए जैसे एक
नरक की यातना के बदल चुका है। कल तक जिस रेखा को एक पल को भी वो अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे, आज उसी रेखा को याद करते साथ उनका तन बदन कांप उठता है, डर से और दर्द से। उनके शरीर पर न जाने कितने घावों और दांतों के निशान हैं। हॉस्पिटल के वॉशरूम के आईने के सामने खड़े खड़े यही सोच रहे थे डॉक्टर रवीश। उफ, अभी 10 दिन ही तो बीते होंगे जब रेखा बेहोश हुई थी, और उसके बाद से ही जैसे सब कुछ बदल गया। आईने में खुद को देखकर वो चौंक पड़े। ये क्या हाल हो गया उनका? आंखों के नीचे काला गड्ढा, शरीर से जैसे जीवन ऊर्जा पूरी तरह से खींच ली जा रही है। होठों के पास के उस घाव पर हाथ फेरकर दर्द से कांप उठे थे। ये घाव भी रेखा ने ही दिए थे। रात में फूल सी वो रेखा जिसे अपनी बाहों में पाने के लिए तड़प उठते थे डॉक्टर रवीश, आजकल न जाने किस नर पिशाच में बदल जाती है। ऐसी काम लोलुपता, ऐसी जानवर पना उन्होंने आज तक जीवन में नहीं देखा था। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो पागल सी उनके शरीर पर घाव देती है। घाव से रिस रहे खून को देखकर जैसे उससे उन्माद सा हो जाता है, और फिर वो लिप्त हो जाती है काम लीला में। एक ऐसी भूखी शेरनी में बदल गई है उनकी वो कोमल सी रेखा, जिसे ऐसा लगता है काम पिपासा शांति नहीं होती है। असहाय से डॉक्टर रवीश कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेखा के उस रूप से अब वो डरने लगे हैं। उस दिन हॉस्पिटल से लौटने के बाद रेखा रेस्ट कर रही थी। खाना पकाने का जिम्मा डॉक्टर रवीश ने ही लिया, मगर उन्हें चिकन के अलावा तो कुछ बनाना आता ही नहीं था। हालांकि रेखा को फिश करी पसंद थी। चिकन खाती जरूर थी, मगर 1-2 टुकड़े बेमन से। मगर उस दिन खाने की टेबल पर बैठकर चौंक पड़े थे डॉक्टर रवीश। रेखा जैसे परसों से भूखी थी और टूट पड़ी थी चिकन पर। वो रेखा जो चिकन के 1-2 टुकड़े बड़ी मुश्किल से खाती थी, उसने 8-10 पीस खा लिया। यही नहीं, रात में 2 रोटी खाने वाली रेखा उस दिन 7-8 रोटी खा गई। उसके बाद भी जैसे उसकी भूख न मिटी, उसने बिना कोई परवाह किए रवीश की थाली भी खींच ली और उसमें से भी खाने लगी। मगर खाते हुए उसके मुंह से चिकन के टुकड़े निकल कर गिर रहे थे। ऐसे अजीब ढंग से खा रही थी। इसे देखकर अजीब सा लगा था रवीश को। उसके बाद तो जैसे हर दिन का ही ये क्रम हो गया। ऐसे समय में रेखा सामान्य रहती थी, मगर खाने बैठने पर जैसे सदियों की भूख निकल आती थी उसके शरीर में, और रात को बेड पर जैसे भूखी शेरनी बन जाती थी। एक और चीज लक्ष्य कर रहे थे डॉक्टर रवीश। रेखा को नहाने धोने इत्यादि की सुध भी नहीं रहती। अब एक अजीब सी दुर्गंध निकलने लगी थी उसके शरीर से। कई बार इन सब परिस्थितियों से घबराकर डॉक्टर रवीश वॉशरूम में जाकर उल्टियां कर देते थे, मगर फिर भी क्या करते, किसी को बता भी तो नहीं सकते थे। कौन मानता उनकी ये सब बातें। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई प्रेत आत्मा घुस गई हो रेखा के शरीर में, मगर विज्ञान के युग में ऐसी बातें। आज मन ही मन उन्होंने सोचा था एक साइकाइट्रिस्ट से जाकर कंसल्ट करेंगे। ड्यूटी खत्म करके ही
हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रूम के सोफा में वो बैठे हुए थे। तभी अचानक सामने आकर बैठी संचारी दी। संचारी दी इस हॉस्पिटल की काफी पुरानी डॉक्टर थी, अपने काम में बेहद दक्ष। कई बार तो दूसरे के बिगड़े हुए केसेस को उन्होंने ही सुधार दिया था। सबकी मदद करने को तैयार, मगर सारा हॉस्पिटल उनसे कन्नी काटता था। उनसे ज्यादा बातचीत करना हॉस्पिटल स्टाफ में किसी को भी पसंद नहीं था। और क्यों ना हो, अगर एक सीनियर डॉक्टर हाथों और गलों में ढेर सारे रुद्राक्ष की माला बांधे, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए घूम रही हो तो कौन उनसे। और अक्सर समय संचारी दी भूत प्रेत तंत्र मंत्र इस तरह की बातों में लिप्त रहती थी, लोगों को बिना मांगे सलाह देती रहती थी। आज के जमाने में कोई इन सब बातों को मानेगा, और वो भी डॉक्टर्स। इसीलिए सब उन्हें आधा पागल ही समझते थे। मगर हाँ, उनका काम था जो उन्हें हॉस्पिटल में अपनी जगह पर बनाए हुए था। संचारी को पास में बैठते ही देख रवीश मोबाइल निकालकर उस तरफ ध्यान लगाने लगा, मगर उसने महसूस किया संचारी एक टक उसकी तरफ देखे हुए हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर नजरें जमा कर भी वो असहजता को महसूस कर सक रहा था। अचानक उसने नजर उठाकर संचारी की तरफ देखा। उसकी नजरें जैसे और तीखी हो गई। तू ठीक नहीं है रवीश, है ना? जी। सीनियर होने की वजह से संचारी उसे तू कहकर ही संबोधित करती थी। ये सब कुछ इंसानी नहीं है। पार्थिव जगत का इससे कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत खतरनाक है ये सब। निकला वहां से, निकला, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। आप क्या कर रही हैं? एक पल को तो रवीश को लगा था कि सब कुछ खुलकर बता दे, मगर फिर संचारी के साथ इस तरह की बातें शेयर करने में अचानक उठकर जाने लगी थी संचारी। जाते जाते गेट के पास खड़े होकर बोली, आजकल तेरे घर में अजीब से बदबू आती है ना? चौंक उठा था रवीश। संचारी को यह सब कैसे पता चला? किसी तरह से अपनी ड्यूटी खत्म कर तेज कदमों से चलकर संचारी के चेंबर की तरफ जा रहा था वो। दरवाजा खोलकर अंदर आती बोली, मुझे पता था तू आएगा, आ बैठ। आप फ्री हैं? हाँ हाँ, मेरी ड्यूटी भी हो गई है। देख रवीश, जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। तुझे रेखा से अलग होना होगा। क्या कह रही है दीदी? आप जानती है मैं रेखा से बेइंतहा प्यार करता हूं। वो बीमार है, ऐसी हालत में मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, वो बीमार नहीं है रवीश। खैर, तो एक बार मुझे अपने घर ले जा सकता है? मैं प्रत्यक्ष उसे देखना चाहती हूं। जी बिल्कुल, मगर आप ये सब अरे मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है रे। फिर डॉक्टरी तालमेल कुछ समझ नहीं आया। बचपन से ही मुझे भूत प्रेत तंत्र मंत्र का बहुत बहुत शौक था। कहते हैं हमारे परिवार में एक बहुत सिद्ध पुरुष हुए थे। हमारे पूजा घर में उनकी तस्वीर भी है, मगर उनके बाद फिर हमारे खानदान में कोई इस तरफ नहीं गया। मुझ में शायद उन्हीं का अंश आया है। मगर पिताजी ने बचपन से डांट डपट कर मेरा दिमाग पढ़ाई की तरफ लगवाया, और पिताजी के धक्के खाते खाते डॉक्टर बन गई। पर अपनी आदत, अपने शौक को नहीं बदल पाई रे। फिर किताबें और इंटरनेट से जितना कुछ सीख सकी वही।
रवीश मन ही मन सोचने लगा, किताबें और इंटरनेट से सीखा हुआ ज्ञान क्या उसके काम आ सकेगा? आप कब ले चलेगा मुझे? आज चल सके तो, मगर आज तो बहुत रात हो गई है। आपके घर वाले? मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, अकेली हूं मैं इस दुनिया में। ओह, संचारी के स्वभाव की वजह से कोई भी उससे उतना घुलता मिलता नहीं था, इसलिए उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई ना जानता था। रवीश और संचारी पहुंच गए रवीश के घर। दरवाजे पर कई बार कॉलिंग बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा न खुला तो रवीश ने अपने पास रखी हुई चाबी से दरवाजा खोला। घर के अंदर आते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। संचारी बोली, ये बदबू महसूस कर रहा है? हाँ, पिछले 9 दिनों से तो इसी बदबू के साथ हूं मैं। तुझे कुछ महसूस नहीं हुआ? वो खाना वगैरह फैला हुआ है ना, इसी वजह से टेबल पर बेतरतीब पड़े थे जूठे प्लेट, चावल, मछली के कांटे वगैरह सब फैले हुए थे जिनमें मक्खियां भिन भिन आ रही थी। एक पल को रवीश मचल सा उठा था, उसका मन उल्टी करने को हो आया था। ओह, इतनी गंदगी फैला के रखती है रेखा आजकल घर में। नहीं, ये उस चीज की बदबू नहीं है रवीश, ये बदबू हम डॉक्टर अक्सर महसूस करते हैं हॉस्पिटल में। क्या? हाँ, तू क्या महसूस नहीं कर रहा है कि ये लाश के सड़ने से बदबू आ रही है? लाश सड़ने की बदबू इस घर में कैसे आ सकती है? रेखा कहाँ है? रेखा? कई बार आवाज लगाने पर भी रेखा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों बेडरूम की तरफ चल पड़े। बेडरूम में रेखा गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा पहले जैसा कोमल न रहा, एक अजीब सा सख्तपन आ गया था। शरीर में भी लंबे समय तक ना नहाने और तेल न लगाने से अजीब से झुर्रियां उभर आई थी। इन्हीं झुर्रियों से घिसकर छिल जाता था रात को रवीश का शरीर। रेखा गहरी नींद में हल्के खर्राटे ले रही थी। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, मगर आश्चर्य, मुंह के अंदर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे पाताल का गहरा कुआं हो। मुंह में दांत, जीभ इत्यादि कुछ भी ना दिखाई दे रहे थे, सिर्फ एक अजीब सा काला अंधेरा था। और यहीं से आ रही थी वो अजीब सी बदबू, जैसे किसी अंधे कुएं में पड़ी ढेर सारी लाशों के सड़ने से बदबू निकल रही हो। कुछ पलों तक संचारी उसे देखते रही, फिर बाहर के कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। आते हुए रवीश ने पूछा था, दीदी कैसी है मेरी रेखा? अब ठीक तो हो जाएगी ना? सोफे पर बैठकर संचारी बोली, रवीश तूने अभी पूछा, रेखा ठीक तो हो जाएगी ना? मगर जहां तक मेरा ज्ञान है वो अब कभी ठीक नहीं होगी। क्या कह रही हो आप? मैं कल ही एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाने वाला हूं। रवीश, रेखा ठीक तब होती जब वो जिंदा होती। क्या? हाँ, रेखा मर चुकी है और ये जो सड़ी हुई लाश की बदबू है उसी के मुर्दे से आ रही है। क्या कह रही हो आप? रेखा मर चुकी है तो फिर ये रेखा नहीं है। रेखा तो उसी रात हॉस्पिटल में मर चुकी थी जब वो बेहोश होकर गिरी थी। उस वक्त उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था और वो शरीर ग्रहण कर लिया था उस
उस मरीज की आत्मा ने, जो वास्तव में एक अतृप्त आत्मा है, जो इसी तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए पिछले 250 सालों से जिंदा है। क्या कह रही हो दीदी आप? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। रवीश को लग रहा था संचारी को बुलाकर उसने बहुत बड़ी गलती की। ये पागल न जाने क्या क्या कहानी बनाने लगी है। मगर अगले ही पल उसकी सारी सोच जैसे एक बड़े से किले की तरह ढह उठी जब अचानक पीछे से एक तेज चीखने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो रेखा खड़ी थी। मगर ये क्या? ये कौन सी रेखा है? ऐसा भयानक चेहरा, बाल हवा में ऐसे लहराते जैसे नाग लहरा रहे हो और हाथों में एक बड़ा सा चाकू। रेखा, क्या हुआ तुम्हें? मगर रवीश के उस कमरे में होने का जैसे उसे ध्यान ही नहीं था। वो एकटक संचारी की तरफ देख रही थी, खूंखार, नफरत और हिकारत भरी नजरों से। अचानक संचारी उठ खड़ी हुई। हाँ, तो पहचान लिया तूने मुझे? अचानक चौंक पड़ा था रवीश। ये क्या? अचानक संचारी को क्या हो गया? वो ऐसी मर्दाना आवाज में कैसे बात कर रही है? और अखाला, 250 सालों से तू नरपिशाच की तरह जीवित है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए काम पिपासा शांत करने का प्रयास कर रहा है। मगर आज मैं आया हूं तुझसे सामना करने के लिए। उतार अपनी सारी नफरत जो 250 सालों से तूने अपने दिल में पाल रखी है। माना तो किस तरह से तू बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तेरा अंत करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। आज तुझे खत्म करने के साथ साथ इस पृथ्वी से मेरे वंश का भी नाम मिट जाएगा, मगर मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं। अचानक खूंखार रूप से दौड़ पड़ी थी रेखा उस बड़े से चाकू को लेकर संचारी की तरफ। अचानक परिस्थिति को इस तरफ पलटता देखकर रवीश भी झपट पड़ा रेखा को रोकने के लिए। मगर जैसे ही उसके बदन पर उसने हाथ लगाया, जैसे बिजली की सी ताकत आ गई थी उसके शरीर में। उसने रवीश को एक जोरदार धक्का दिया और लगभग हवा में उड़ता सा वो दूर जाकर दीवार से सिर टकरा गया। सिर पर तेज चोट की वजह से वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और वहीं गिरे देखा तो महाशक्तियों का भयंकर युद्ध। रेखा और संचारी दोनों के शरीर कटे हुए पेड़ की तरह लड़खड़ाकर जमीन पर निस्तेज होकर गिर गए थे और उनकी जगह खड़े थे 2 धुएं से निर्मित पुरुष के शरीर। अचानक धुएं की कुंडलियां एक दूसरे से लिपट गई और घर में जैसे तांडव की सी सृष्टि करने लगी। तेज हवाएं बहने लगी और वो कुंडलियां एक दूसरे से लिपटती हुई पूरे घर में इधर से उधर घूमती चली जा रही थी और फिर अचानक एक तेज धमाके के साथ गायब हो गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी, शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर और गांव के हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स की मृत शरीर शहर के डॉक्टर रवीश के घर में मिले। संभवतः हार्ट अटैक से दोनों की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। डॉक्टर रवीश भी बेहोशी की हालत में पाए गए। क्या हुआ था, इसकी जानकारी डॉक्टर रवीश के होश में आने के बाद ही मिल पाएगी।